नमस्कार मित्रों, मैं एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। और देखिए, ये वीडियो बहुत रोचक है। ये वीडियो है जो फरवरी में भारत ने जितना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करा है फरवरी 2025 में, उसके ऊपर है। और देखिए, आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें ये जानकारी मिल जाएगी क्या इंपोर्ट करा, क्या एक्सपोर्ट करा इंडिया ने फरवरी में। परंतु ये जो मैं वीडियो लाया हूँ, ये जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जानकारी ऐसी है, ये ट्रेंड बताती है कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। और देखिए, ये जो ट्रेंड बता रही है, ये इंडिया के लिए ट्रेंड बहुत सुखकारी है, बहुत अच्छा है, और भारत के भविष्य के लिए ये बहुत अच्छा इंगित करता है। देखिए, अगर आपको किसी देश की तरक्की देखनी है तो आप तरक्की देखिए कि वो एक्सपोर्ट में कैसी प्रगति कर रहा है। ठीक है, एक्सपोर्ट में कहने का मतलब है, दो चीज़ देखनी चाहिए कि उसके संसार भर को एक्सपोर्ट कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, पहली चीज़। और इम्पोर्ट्स के मुकाबले एक्सपोर्ट्स कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। देखिए, पहले मैं आपको विस्तार में जाने से पहले कि इसमें क्या अच्छाई है, मैं ये बताता हूँ कि जब भी किसी देश की विकास की जर्नी शुरू होती है तो उसके एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स में करीब 4-5 महत्वपूर्ण मुकाम होते हैं। जब कोई भी देश बिल्कुल विकसित नहीं होता है, प्राइमरी उससे उठना चालू करता है स्टेज से, बहुत ही विकास की प्राथमिक स्टेज से करना चालू करता है, जैसे भारत ने 1951 में करा था, जब अंग्रेज भारत को बिल्कुल भूखा नंगा शोषण करके छोड़ के गए थे। करीब 38 ट्रिलियन डॉलर्स की वेल्थ आज के मुकाबले भारत से अंग्रेज ले गए थे 150 साल में। ये जो इंग्लैंड का पूरा विकास हुआ, ये भारत जैसे देशों के शोषण पर टिका हुआ था, और सब में ज़्यादा शोषण हुआ भारत का आर्थिक तौर पे, तो बिल्कुल कुछ नहीं बचा था। ये समझ लीजिए 90% लोग थे वो एग्रीकल्चर में अपना काम करते थे, और 10% लोग मुश्किल से बाहर करते थे सरकारी सेवाओं में, इंडस्ट्री में और बाकी सब चीज़ों में। और आप ये देखिए, जितना भी जीडीपी आता था उसका 75% एग्रीकल्चर से आता था। तो प्राथमिक स्टेज क्या होती है कि कोई भी देश होता है तो वो अपना जो खनिज पदार्थ होते हैं, जैसे कि पृथ्वी से निकलते हैं, या तो उनको एक्सपोर्ट करता है या कृषि उपज को करता है, क्योंकि इस बार कुछ एक्सपोर्ट करने को होता ही नहीं है, इंपोर्ट बहुत कुछ करना होता है। जैसे हम भारत का ही केस लेते हैं, भारत को शुरू से भारत तेल में अपना जो उसके लिए पेट्रोलियम के लिए दूसरे देशों पे आश्रित रहा है, क्योंकि उतना प्रोडक्शन होता ही नहीं है, और वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर नहीं इंपोर्ट होगा तो देश ठप हो जाएगा। उसके लिए क्या चाहिए हमें? विदेशी मुद्रा। और भारत जब शुरू में आज़ाद हुआ तो उसके साथ एक दिक्कत जरूर और थी कि चाहे 90% लोग कृषि में काम करते थे, परंतु 33 करोड़ की जनसंख्या होते हुए भी उस समय हम 90% लोग एम्प्लॉय होके अपने लिए पूरा अन्न नहीं उपजा पाते थे। आप देखिए कैसी विडंबना है कि आज भारत का करीब 40% लोग उसमें एग्रीकल्चर में लगा हुआ है। हम 100% के लिए अपना पूरा आउटपुट निकाल लेते हैं और एक्सपोर्ट कर देते हैं। इंडिया एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत बड़ी शक्ति बनता जा रहा है, जो तमाम चीज़ें दुनिया भर को एक्सपोर्ट कर रहा है, राइस, अनियन और तमाम चीज़ें, जिसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो ये बड़ी दो वो रहती थी दिक्कत। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व शुरू से स्केर्स रहा था। जब कभी अकाल पड़ा तो हमारी मतलब करेंसी एकदम से गिरती थी, क्योंकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं थे। और अपना पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जब कभी भी महंगे हुए, जैसे 1976 में ओपेक ने मोनोपोलाइज करके 4 गुना कर दिया था, भारत की कमर टूट जाती थी। तो मेरे कहने का क्या मतलब है, जब प्राथमिक वो होता है विकास की अवस्था, तो देखिए कैपिटल गुड्स चाहिए होती हैं फैक्ट्री स्थापित करने को। कैपिटल गुड्स क्या होती हैं? कैपिटल गुड्स वो होती हैं वो गुड्स जो कि दूसरे गुड्स को बनाने में काम आती हैं। जैसे आपको घड़ी बनानी है, तो घड़ी बनाने के लिए जो मशीनें चाहिए, या आपको मान लीजिए कार बनानी है, कार अपने आप में एक मशीन है, पर कार बनाने के लिए जो मशीन चाहिए वो सारी इंपोर्ट करनी पड़ती थी। ठीक है, अब इंपोर्ट्स क्या हैं? वो असेंशियल है, पेट्रोलियम के हैं, कैपिटल गुड्स के हैं, अकाल पड़ गया तो अन्न के हैं, ऐसी तमाम चीज़ें। और जो हमारे एक्सपोर्ट्स थे वो ऐसे थे कि विदेशी चाहें तो खरीदें और नहीं तो नहीं खरीदें। जैसे हस्तशिल्प, तो हस्तशिल्प के जो उत्पाद होते हैं
वो विदेशों में जाते हैं, कालीन वगैरह या हाथ से बनी हुई कोई बर्तन या वो, तो वो विदेशी तभी खरीदेगा जब उसकी इच्छा होगी, होंगे वो ज़रूरी चीज़ नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं इसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे आदमी, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, नमक है, वो कितना भी महंगा हो जाए उतना ही खरीदेगा, तो इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत कम है। मतलब कितने भी प्राइस बढ़ जाएं घट जाएं, डिमांड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उतनी की उतनी रहती है। और बहुत सी चीज़ होती हैं जिनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, मतलब थोड़े से प्राइस वेरिएशन में डिमांड काफ़ी कम या ज़्यादा हो जाती है। ऐसा होता है लग्जरी गुड्स पे जो नॉन असेंशियल होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे मान लीजिए, आप मान के चलिए कि हाई फानूस है, अब आप फानूस खरीदेंगे घर के लिए तो तब खरीदेंगे जब आपके बहुत बहुत पैसा अफराद में पड़ा होगा, उसके भी दाम दुगने तिगने हो जाए तो आप नहीं खरीदेंगे। तो इंडिया जितनी भी गुड्स इंपोर्ट करता था उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत कम थी, वो असेंशियल थी, और उसके लिए हमें चाहिए होती थी विदेशी मुद्रा, तो हम एक्सपोर्ट करते थे जो जिनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत कम थी, विदेशों में उतनी ज़्यादा मांग नहीं थी। मेरा कहने का क्या मतलब है कि हमें एक यूनिट इंपोर्ट करने के लिए अपनी 10 यूनिट एक्सपोर्ट करनी पड़ती थी। इसीलिए हम भारत में देखते हैं कि परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार, महंगाई के अनुसार देखा जाए तो $1 $25 के अनुसार होना चाहिए, परंतु है कितना, 86-87। तो ये क्या है कि हमें एसेंशियल गुड्स इंपोर्ट करनी पड़ती हैं और कई नॉन असेंशियल हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो भाई नॉन असेंशियल में तो यही होगा, आप देखिए आपके घर पर कोई खरीदने बेचने वाला आया तो वो अपने सिर पर रख के सामान लाया, उसके पास ऐसा सामान है कि आपको कोई खास ज़रूरत नहीं है, तो आप उसके उस सामान को तब खरीदेंगे कि बहुत सस्ते में। और आप बाजार गए, आपको वो सामान खरीदना है जो कि बहुत ज़रूरत है घर चलाने को, तो आप उसको कितने ही महंगे दाम में खरीदेंगे। तो यही चीज़ है जो परचेजिंग पावर पैरिटी से, जिसको हम कहते हैं कि करेंसी के भाव को बहुत दूर ले जाती है। तो ये होती है प्राथमिक स्टेज। दूसरी स्टेज कौन सी होती है कि जो हमारा फूड जो हम करते हैं उसको हम प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करने लगते हैं, या जो हमारे खनिज पदार्थ निकल रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारी आयरन ओर निकल रही है तो हमने उसको स्टील बना के एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया, या स्टील प्रोडक्ट्स बना के एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया। या अब जैसे हमारी रिफाइनरी हैं तो क्या करते हैं, हम विदेशों से तेल हम इंपोर्ट करते हैं, यूरोप को हम एक्सपोर्ट करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ये दूसरी स्टेज होती है। इस स्टेज में फ़ायदा क्या होता है, एक तो देश में वैल्यू एडिशन होता है, तो एक्सपोर्ट्स हैं उनकी अच्छी कीमत मिलती है। दूसरे क्या है, उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विदेशों में कम हो जाती है, वो असेंशियल बन जाती हैं। तो दूसरी स्टेज होती है। तीसरी स्टेज क्या होती है कि हम हाईटेक एक्सपोर्ट्स करने लगते हैं। हाईटेक एक्सपोर्ट्स करने लगते हैं, वो विदेशों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो कि अब इंडिया की थर्ड स्टेज चल रही है। और थर्ड स्टेज, ये स्टेज मालूम कहाँ से पड़ती हैं कि देखिए इंडिया का एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है और टोटल मिला के हम एक्सपोर्ट में सरप्लस आने लगे हैं। देखिए कभी अभी हम डेफिसिट देखते हैं, भारत का कितना डेफिसिट है, तो हम ट्रेड अकाउंट डेफिसिट देखते हैं, जो कि देखना सही नहीं है। आप टोटल डेफिसिट देखिए कि करेंट अकाउंट डेफिसिट कितना है, मतलब हमने टोटल मिला के कितना गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट करा और टोटल कितना इंपोर्ट करा। तो मित्रों ये इसलिए ज़रूरी है कि इंडिया देखिए सर्विसेज एक्सपोर्ट में एक प्रकार का सुपर पावर है, तो हमारी सर्विसेज बेस्ड इकोनॉमी, हम सर्विसेज में एक्सपोर्ट करते हैं ज़्यादा और इंपोर्ट कम करते हैं, तो दोनों को मिला के गिनिए। तो अब दोनों को मिला के गिनेंगे, मैं विस्तार में नहीं जाऊँगा। भारत $5 बिलियन के सरप्लस में आ गया है, और आप देखेंगे कि 2025-26 में भारत के बहुत महीने ऐसे होंगे, 3 4 5 6 महीने, जिसमें करेंट अकाउंट डेफिसिट में भारत सरप्लस में होगा, क्योंकि उसका जो एक्सपोर्ट है, सर्विसेज एक्सपोर्ट है, करीब करीब $1 बिलियन हर महीने बढ़ रहा है। जैसे 35 में अगर उसका $35 बिलियन एक्सपोर्ट हुआ फरवरी 2025 में, तो अब ये देख लीजिए फरवरी 2026 में ये बढ़ के कम से कम $45 बिलियन हो जाएगा। और मित्रों मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये मान लीजिए कि फाइनेंशियल ईयर FY26 के बाद से इंडिया का सर्विसेज एक्सपोर्ट गुड्स एक्सपोर्ट्स को ओवरटेक कर लेगा।
अगर बहुत तेज़ी से गुड्स एक्सपोर्ट्स में कोई बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होती है तो। और ये भारत की एक फोर्ट है, ये भारत की एक मजबूती है। तो अब भारत आ जाएगा दूसरी स्टेज पे, जब 2-4 साल में वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करेगा, करेंट अकाउंट डेफिसिट उसका सरप्लस में आएगा, गुड्स और एक्सपोर्ट्स ज़्यादा वो करेगा, एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज, और इम्पोर्ट्स कम करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम ऑल द वर्ल्ड। जब ऐसा होता है मित्रों तो इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। एक तो क्या है, विदेशी मुद्रा पे दबाव कम हो जाता है, तो मुद्रा है जो भारत की मुद्रा है वो मजबूत होगी, और जब किसी देश की मुद्रा मजबूत होती है तो उसकी अर्थव्यवस्था भी लॉन्ग टर्म में मजबूत होती है। ठीक है। और दूसरा काम क्या होगा कि हम जो बहुत हाई टैरिफ्स लगाए हुए हैं हम उनको भी रिलैक्स कर सकते होंगे, क्योंकि हमारे अंदर ये शक्ति होगी कि हम ऑलरेडी सरप्लस हैं, तो थोड़े बहुत इंपोर्ट्स हमारे ज़्यादा भी बढ़ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी सरप्लस काफ़ी ज़्यादा है। इससे इंडियन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होगी। और देखिए बहुत सी बार क्या होता है कि जो एक्सपोर्ट्स होते हैं उनमें कई ऐसा लगता है जो कंपोनेंट्स हम इंपोर्ट करते हैं, जैसे इन फ़ोन के केस में देख लीजिए, या रिफाइन पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स करते हैं उनके केस में देख लीजिए, पूरा का पूरा क्रूड हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। बहुधा कृषि उत्पादों को छोड़ के कम ही कोई ऐसा एक्सपोर्ट होगा जिसमें कोई इंपोर्ट कंपोनेंट ना लगा हो। अब इंडिया आप देखिए, जितनी भी मेटल्स हैं आयरन ओर को छोड़ के करीब करीब सब में डेफिसिट, सोना चांदी से लेके कॉपर तक, तो इन सब का स्क्रैप इंडिया में आता है। तो इस प्रकार ये इंडिया इन पे 0% ड्यूटी कर सकता है, जो रॉ मटेरियल्स हैं या कंपोनेंट्स हैं उन पर बहुत कम ड्यूटी कर सकता है, तो इंडिया की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। और धीरे धीरे आप देखिएगा कि इंडिया 2-4-5 साल में हो सकता है कि चाइना वाले मोड में पहुंच जाए, जहाँ के इंडिया के एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, इम्पोर्ट्स बहुत कम है। और यही चीज़ इंगित कर रही है कि भारत बहुत तेज़ी से अपना एक्सपोर्ट फ्रंट पे दबदबा कायम कर रहा है, और ये देश की किसी भी देश की प्रगति का बहुत बड़ा मात्रक होता है। ये क्या शो करता है कि दूसरे देशों के मुकाबले हम बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं, अगर हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं और इम्पोर्ट्स उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं, हम सरप्लस में आ रहे हैं। और ये तीसरी स्टेज है। ये चौथी स्टेज क्या होगी, जब हमारा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जब हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी के जो एक्सपोर्ट्स हैं, आईफोन वगैरह, सेमीकंडक्टर्स और ये सब, हम पूरे संसार में दवाइयाँ, मेडिसिन, जेनरिक और ब्रांडेड ये सब एक्सपोर्ट करने लगेंगे। बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स आके यहाँ पे हमारे जैसे चाइना में लगा हुआ है ऐसे लाके यहाँ पे फैक्ट्रीज लगाएंगे। पांचवा अल्टीमेट कौन सा स्टेज होती है कि मेड इन इंडिया ब्रांड। इंडिया आईफोन एक्सपोर्ट जरूर कर रहा है, परंतु ऐसा दिन आए जब आईफोन जैसा ब्रांड इंडिया का हो और पूरे संसार में फोन्स एक्सपोर्ट हो। जब इंडिया का सेमीकंडक्टर बने, इंडिया में बने, टीएसएमसी का इंडिया ना बनाए, इंटेल इंडिया में आके बनाए जरूर, परंतु इंडिया का ऐसा ब्रांड हो जो पूरे संसार में एक्सपोर्ट हो। तो वो पांचवी स्टेज होती है, वो लास्ट स्टेज होती है, जिसमें कि चाइनीज़ कंपनी स्टेप इन करने लगी हैं। उनकी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो अपना ब्रांड नेम चाइना में अपने ब्रांड के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। चाइनीज़ कंपनीज हैं, पूरे संसार में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम भी तीसरी स्टेज पे हैं, और मैं बहुत जल्दी आशा करता हूँ, आशा ही नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम 2035 तक उस डोमिनेंट स्टेज में पहुँचेंगे कि जब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स इंडिया के ब्रांड नेम के साथ, इंडिया की कंपनी के साथ पूरे संसार में अपनी धाक जमाएंगे। मित्रों, इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार।